नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का दोपहर 2 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। रीनीट के 24 घंटे बचे हैं और एनटीए का एक और कारनामा फिर से सामने आ गया। सिर्फ 24 घंटे पहले नागपुर के एक छात्र का सेंटर सीधे अबू धाबी पहुंच गया। कांग्रेस नेता राहुल समेत सोशल मीडिया पर यह मुद्दा उठाया गया, तब जाकर एनटीए ने एक्शन लिया। उधर महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी अपने बागियों को इतनी आसानी से छोड़ने के मूड में नहीं दिख रही। इस बीच आरएसएस को लेकर भी तीखी बहस छिड़ी हुई है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जरूर डाउनलोड कर लें, ताकि आप ये बुलेटिन ऐप पर भी देख सकें। ऐप डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए रुक कर लेते हैं दोपहर की 5 बड़ी खबरों का। एनटीए का नया कारनामा, नागपुर के छात्र को दिया अबू धाबी में सेंटर, राहुल ने उठाया मुद्दा। शिवसेना यूबीटी ने अपने बागी सांसदों को फिर से भेजा नोटिस, 24 घंटे में मांगा बगावत पर जवाब। प्रियांक खड़गे ने आरएसएस पर उठाए सवाल तो भड़के बीजेपी सांसद, दलित को क्या मतलब। बांग्लादेश में सड़क पर उतरे हजारों हिंदू, श्री राम विवाद पर सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम। ईरान ने अमेरिका पर लगाया समझौता तोड़ने का आरोप, बोला अब अमेरिका भुगतेगा अंजाम। रीनीट एग्जाम से पहले एनटीए ने एक और बड़ा कारनामा कर दिया है। परीक्षा को केवल 24 घंटे बचे हैं और नागपुर के एक छात्र का सेंटर अबू धाबी में रख दिया गया। इस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुद्दा उठाते हुए एक्स पर लिखा कि नागपुर का एक बच्चा 1 महीने से नीट री एग्जाम की तैयारी कर रहा था। कल परीक्षा से ठीक 1 दिन पहले उसने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, उसका सेंटर निकला अबू धाबी। ना पासपोर्ट, ना परिवार के पास विदेश भेजने के पैसे, ना अब कोई वक्त बचा है। वो रात भर रोता रहा और परीक्षा देने से ही मना कर रहा है। क्या इस तनाव की कल्पना भी की जा सकती है? आखिर ऐसा हुआ भी कैसे? कल किसी भी छात्र को सेंटर तक ना पहुंच पाने की शिकायत नहीं होनी चाहिए। एनटीए असल में देश के बच्चों और उनके माता पिता का सिर्फ धीरज टेस्ट कर रही है। राहुल का कहना है कि जो सिस्टम एक बच्चे को अपने ही शहर में एक सेंटर नहीं दे सकती, उल्टा विदेश भेज सकती है, उसे परीक्षा करवाने का कोई हक नहीं है। कोटा में भी उन्होंने यही कहा था कि ये अब शिक्षा व्यवस्था नहीं रही, ये एक पूरी पीढ़ी के पैसे और समय और मानसिक शांति की वसूली है। राहुल ने कहा कि हमारे बच्चों के भविष्य के साथ जुआ खेलना बंद कीजिए। वो एक संवेदनशील, जिम्मेदार और जवाबदेह शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा के अधिकारी हैं और हम ये उन्हें दिलवा कर रहेंगे। अबू धाबी में सेंटर को लेकर अब एनटीए ने अपनी सफाई भी दे दी है। विवाद ज्यादा बढ़ा, सोशल मीडिया पर इस मामले को जोर शोर से उठाया गया तो एनटीए ने छात्र को नया परीक्षा केंद्र आवंटित कर दिया। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एजेंसी की पहली प्राथमिकता ये थी कि छात्र परीक्षा से वंचित ना रहे। उन्होंने बताया कि छात्र से संपर्क कर लिया गया है और उसे नया परीक्षा केंद्र भी आवंटित कर दिया गया है। अब एजेंसी इस बात की जांच कर रही है कि आखिर नागपुर के छात्र का केंद्र अबू धाबी कैसे पहुंच गया। अभिषेक सिंह ने बताया कि 7 जून को सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी की गई थी, जबकि 14 जून को एडमिट कार्ड जारी हुए थे। इसी दौरान किसी स्तर पर बड़ी गड़बड़ी हुई है, जिसकी जांच की जा रही है। एनटीए ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं छात्र के अकाउंट की जानकारी या फिर पासवर्ड से कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई थी। एनटीए प्रमुख ने कहा कि कई बार छात्र अपने अकाउंट के पासवर्ड को पर्याप्त सुरक्षा नहीं देते, जिसकी वजह से ऐसी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। शिवसेना यूबीटी ने पार्टी के 6 बागी सांसदों को फिर से कारण बताओ नोटिस जारी किया है और 24 घंटे के भीतर लिखित जवाब देने का आदेश दिया है। साथ ही ये भी साफ कर दिया गया है कि अगर तय समय सीमा के भीतर जवाब नहीं दिया गया तो माना जाएगा कि उन्होंने स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता छोड़ दी है और उनके खिलाफ संविधान की 10वीं अनुसूची यानी दल बदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। इस बीच राज्यसभा सांसद संजय राउत ने साफ शब्दों में कहा कि इन सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि पार्टी पूरी ताकत से उनकी सदस्यता रद्द कराने की कोशिश करेगी। राउत ने कहा कि अगर लोकसभा अध्यक्ष नियमों, कानून और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार फैसला लेंगे तो इन सांसदों को अयोग्य ठहराया जाएगा। शिवसेना यूबीटी के सांसद ओम राजे निम्बालकर ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि वो अंदर से टूटे हुए महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी ज्यादा कुछ तो नहीं बोलेंगे, रविवार या सोमवार को स्थिति साफ करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी एकनाथ शिंदे से मुलाकात तय नहीं है, पहले वो अपने क्षेत्र के लोगों से बात करेंगे। इसी बीच उनके पिता के हत्या के मामले का फैसला भी आने वाला है। उनके पिता पवन राजन निम्बालकर की 2006 में हत्या हुई थी। इस मामले में सीबीआई अदालत शनिवार को फैसला सुनाएगी। ओम राजे ने कहा कि परिवार 20 साल से न्याय की लड़ाई लड़ रहा है।
उन्होंने साफ किया कि उनका राजनीतिक फैसला अदालत के फैसले पर निर्भर नहीं होगा। पहले वो अपने लोगों की राय जानेंगे। फिर उन्होंने अपनी परेशानी भी बताई। उन्होंने कहा कि विपक्ष में रहकर काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। उनके मुताबिक विकास के लिए फंड नहीं मिल रहे हैं, गांव की सड़क तक बनवाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोग काम चाहते हैं और उनकी उम्मीदें उनसे जुड़ी हुई हैं, लेकिन सत्ता में नहीं होने से काम रुक रहे हैं। ओम राजे ने कहा कि पहले भी विपक्ष में रहे हैं, लेकिन हालात कभी इतने खराब नहीं हुए थे। उन्होंने दावा किया कि इस बार फंड पूरी तरह रोक दिए गए हैं, इसी वजह से वो खुद को मजबूर महसूस कर रहे हैं। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने आरएसएस के रजिस्ट्रेशन और कागजों पर सवाल उठाए तो बीजेपी की ओर से अब सीधे जाति पर अटैक हुआ है। बीजेपी एमपी रमेश जिगाजिंगी ने कहा कि एक दलित आदमी को आरएसएस से क्या मतलब। उन्होंने ये भी कहा कि जो आरएसएस से टकराता है वो बच नहीं पाता। इसके बाद मामला और ज्यादा गर्म हो गया। जिगाजिंगी ने कहा कि प्रियांक खड़गे को लोगों के लिए काम करना चाहिए और आरएसएस से विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। दरअसल प्रियांक खड़गे ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने संगठन की फंडिंग और पारदर्शिता पर सवाल उठाए थे। इसी पर विवाद आगे बढ़ गया। वहीं प्रियांक खड़गे ने सोशल मीडिया पर जवाब दिया। उन्होंने पूछा कि क्या आरएसएस से डरकर ये बातें कही गई हैं। खड़गे ने सवाल उठाया कि क्या आरएसएस कोई आतंकवादी संगठन है जो सवाल पूछने वालों को खत्म कर देता है। उन्होंने कहा कि वो धमकियों से नहीं डरते और उन्हें सिर्फ नैतिकता का डर है। प्रियांक खड़गे ने कहा कि उनका पत्र सिर्फ पारदर्शिता से जुड़ा हुआ था, उसमें जाति का कोई जिक्र नहीं था। उन्होंने कहा कि जब हर संस्था को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है तो फिर आरएसएस पर अलग नियम क्यों चल रहे हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी कहा कि आरएसएस से कागज क्या मांग लिए, बीजेपी ने अपने असल रंग दिखाने शुरू कर दिए। ये है इनकी असली सोच। एक दलित का आरएसएस से क्या लेना देना, ये है इनके मन में दलितों के लिए घृणा। अब इस बयानबाजी ने राजनीति में और ज्यादा नया विवाद खड़ा कर दिया है। बीजेपी सांसद रमेश जिगाजिंगी के प्रियांक खड़गे पर हमले को लेकर सीपीआई नेता डी राजा भी बोले हैं। उन्होंने आरएसएस और बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस बयान से दलितों के प्रति सोच सामने आ चुकी है और ये विवाद अब और ज्यादा गहरा होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये सोच बराबरी नहीं, ऊंच नीच पर आधारित है। डी राजा ने आरोप लगाया कि आरएसएस और बीजेपी दलितों के सवालों से असहज हो जाते हैं और चाहते हैं कि हाशिए के लोग चुप रहें। उन्होंने कहा कि संविधान सभी को सवाल पूछने का अधिकार देता है, किसी को भी डराकर चुप नहीं कराया जा सकता। डी राजा ने यह भी कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की ताकत उनके साथ है और जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि बराबरी, सम्मान और न्याय के लिए उठने वाली आवाजें नहीं रुकेंगी और किसी धमकी से दबेंगी भी नहीं। इस बयान के बाद दलित अधिकारों और आरएसएस की भूमिका पर बहस तेज हो चुकी है। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। बांग्लादेश में राम प्रतिमा विवाद पर सड़कों पर उतरे हजारों हिंदू। ट्रंप ने की मोदी की तारीफ, बोले भारत खुश नहीं। यूएन बैठक में इस्राइल और अधिकारियों में तीखी बहस। अमेरिका को ईरान की चेतावनी, अंजाम भुगतना पड़ेगा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में शुक्रवार को हजारों हिंदू सड़क पर उतर आए। उन्होंने भगवान राम की तस्वीर के कथित अपमान और राम की विशाल प्रतिमा के निर्माण पर रोक लगाए जाने के विरोध में मशाल जुलूस निकाला। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि कुछ कट्टरपंथी तत्वों ने भगवान राम की तस्वीर का अपमान किया, लेकिन अब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्होंने सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। हिंदू महाजोट ने कहा है कि अगर राम की प्रतिमा का निर्माण दोबारा शुरू नहीं होने दिया गया तो वो बांग्लादेश के सभी 64 जिलों में एक एक राम मंदिर बनाने का अभियान शुरू करेंगे। वहीं राष्ट्रीय पूजा उत्सव समिति ने भी देशव्यापी आंदोलन का ऐलान कर दिया है। बांग्लादेश में हिंदू सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय है और उनकी आबादी देश की कुल जनसंख्या का करीब 8% है। हाल के वर्षों में हिंदू समुदाय के खिलाफ घटनाओं को लेकर चिंता बढ़ चुकी है। आंकड़ों के मुताबिक इस साल 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच ही सांप्रदायिक हिंसा की 133 घटनाएं दर्ज की गई हैं। ट्रंप ने मोदी की तारीफ की है, लेकिन साथ ही कहा है कि भारत अब ज्यादा खुश नहीं है। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि मोदी समझदारी से युद्धों से दूर रहते हैं। ट्रंप ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है और मोदी उसके मजबूत नेता हैं। इसके बाद ट्रंप ने व्यापार की बात छेड़ दी। उन्होंने कहा कि अब भारत और अमेरिका के बीच निष्पक्ष कारोबार हो रहा है। हालांकि उन्होंने अपने पुराने व्यापार समझौतों पर भी तंज कसा। ट्रंप ने कहा कि पहले भारत अमेरिका से ज्यादा फायदा उठाता था, लेकिन इसके लिए उन्होंने भारत को दोष नहीं दिया। उन्होंने कहा कि उस समय अमेरिका के नेताओं की नीतियां कमजोर थी।
ट्रंप ने कहा कि अब दोनों देशों के बीच काफी कारोबार हो रहा है। हालांकि भारत पहले जितना फायदा नहीं उठा पा रहा। वे इस बात से ज्यादा खुश नहीं हैं। वे पहले बहुत बेहतर करते थे। इसके साथ ट्रंप ने एक बार फिर से मोदी की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि मोदी एक महान नेता हैं और दोनों देशों के रिश्ते बहुत मजबूत हैं। संयुक्त राष्ट्र की बैठक में इस्राइल और यूएन अधिकारियों के बीच टकराव खुलकर सामने आ गया। मामला इतना बढ़ा कि बैठक के दौरान ऊंची आवाज में बहस होने लगी और सबके सामने माहौल तनावपूर्ण हो गया। न्यूयॉर्क में एक सार्वजनिक कार्यक्रम चल रहा था। ये कार्यक्रम युद्ध के दौरान यौन हिंसा पर केंद्रित था। इसी दौरान इस्राइल के राजदूत डैनी डैनन ने यूएन अधिकारी प्रमिला पैटन पर निशाना साधा। उन्होंने उन पर पक्षपात का आरोप लगाया। डैनन ने कहा कि उनकी रिपोर्ट में इस्राइल को गलत तरीके से बदनाम किया गया है। उन्होंने प्रमिला पैटन से इस्तीफा भी मांग लिया। तभी यूएन की दूसरी अधिकारी वनेशा फ्रेजर बीच में बोल पड़ी। उन्होंने कहा कि निजी हमले नहीं होने चाहिए। उन्होंने दावा किया कि उनकी रिपोर्ट पक्के सबूतों पर आधारित है, लेकिन ये बात सुनकर डैनन और ज्यादा नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि हम संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश हैं और आप यूएन के कर्मचारी हैं, इसलिए अब आप चुप रहिए। आप चुप रहिए और अपनी शर्मनाक रिपोर्ट के साथ चुप रहिए। दरअसल यूएन की हालिया रिपोर्ट में इस्राइल का नाम काली सूची में डाला गया है। इन रिपोर्टों में बच्चों और यौन हिंसा से जुड़े आरोपों का जिक्र किया गया है। इस्राइल पहले ही इन रिपोर्टों का विरोध करता रहा है। पिछले महीने भी उसने यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस पर सीधा निशाना साधा था। इस्राइल के विदेश मंत्रालय ने तो यूएन प्रमुख से सभी रिश्ते खत्म करने की भी बात कही थी। अमेरिका और ईरान के बीच हुए एमओयू को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने अमेरिका पर समझौते की शर्तों का पालन नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एमओयू की पहली शर्त ही पूरा ना होना इस बात का संकेत है कि अमेरिका में ईरानी जनता का भरोसा जीतने की इच्छा शक्ति ही नहीं है। इब्राहिम अजीजी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए चेतावनी दी कि अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो अमेरिका को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि ईरान समझौते के वादों का उल्लंघन स्मार्ट जवाब से देगा। साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ईरान अपने फैसले को लेकर पूरी तरह दृढ़ है और पीछे हटने वाला नहीं है। फिलहाल 2 बजे के बुलेटिन में इतना ही। शाम 6 बजे फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.